इसके पहले क्लास में हम सब सोलिबिलिटी पढ़ रहे थे। विलेयता तीन प्रकार का था। पहला था ठोस की द्रव्य में विलेयता, दूसरा है द्रव्य की द्रव्य में विलेयता, और तीसरा है गैस की द्रव्य में विलेयता। तो एक तो हम उस दिन बता दिए थे ठोस की द्रव्य में विलेयता। ठोस की द्रव्य में विलेयता के बारे में क्या बताए थे कि ठोस की द्रव्य में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक दो होते हैं। कितना कारक थे? दो। पहला कारक क्या था कि विलेय तथा विलायक की प्रकृति। देखेंगे कि विलेय और विलायक सेम प्रकृति के है कि नहीं। अगर सेम प्रकृति का नहीं है तो उसके कारक नहीं होंगे, मतलब वो विलेयता नहीं होगा। कहने का अर्थ है क्या कि पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में ही विलेय होते हैं, नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में विलेय होते हैं। ये हमको पहले दिखना है। दूसरा बताए थे टेम्परेचर। टेम्परेचर बताए थे कि जब सॉलिड को लिक्विड में सोलिबिलिटी कराना है, समझे ना, तो आपको टेम्परेचर उस पर डिपेंड करता है कि टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सोलिबिलिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर को घटाएंगे तो सोलिबिलिटी घटेगी। यहां पर यह था कहां? इंडोथर्मिक में। किसमें? इंडोथर्मिक में, जिसको कहते हैं उष्मा शोषी। दूसरा एक्सोथर्मिक में क्या बताए थे कि टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो सोलिबिलिटी और घट जाएगा। एक्सोथर्मिक में बोले थे नहीं, टेम्परेचर दोनों बताए थे, एक इंडोथर्मिक का, दूसरा क्या बताए थे? एक्सोथर्मिक। इंडोथर्मिक जो हीट को एब्जॉर्ब करता है, एक्सोथर्मिक जिसमें से हीट बाहर निकलती है। तो यहां पर वही बताए थे। और आज का जो टॉपिक है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फर्स्ट टॉपिक है गैस की द्रव्य में विलेयता। जैसे हम बताते हैं ठोस का और द्रव्य का नेचर जो होता है ना लगभग सेम होता है, लेकिन गैस जो होते हैं ना कंप्रेसिबल होते हैं। कंप्रेसिबल मतलब क्या? उसका आयतन बढ़ता है घटता है इस तरह से, समझे ना। तो इसी कारण अब जो सॉल्यूट के रूप में हम ले रहे हैं वो गैस ले रहे हैं। कौन ले रहे हैं? गैस। तो यहां हेडिंग है गैस की द्रव्य में विलेयता। द्रव्य में विलेयता, सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ध्यान देना, सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड माने अब गैस के कण द्रव्य में जाके विलेय हो रहे हैं। ठीक है, चलो ठीक है। तो इसको प्रभावित करने वाले कारक तीन हैं। फैक्टर कितना है? तीन है। सुनिएगा, गैस की द्रव्य में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक तीन हैं। पहला कारक को ऑलरेडी हम सब पढ़ चुके हैं। पहला विलेय तथा विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति वही है बुआ, समान समान को बोलता है। बताया तो उस दिन लाइक डिजॉल्व लाइक, समान समान को बोलता है। इसका मतलब ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक में ही घुलेंगे, अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायक में घुलेंगे। ये नहीं कि ध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायक में और अध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक में, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जब भी होगा तो समान समान को घोलता है। दूसरा है तापमान। दूसरा क्या है? तापमान, जिसको आप लोग कहते थे टेम्परेचर। जिसको क्या कहते थे? टेम्परेचर भी हम बताए थे दो तरह की होता है। एक होता है ऊष्मा शोषी। एक कौन है? ऊष्मा शोषी। और दूसरा है ऊष्मा क्षेपी। याद करिएगा, उस दिन बताए थे। पहला बताए थे इंडोथर्मिक और दूसरा बताए थे एक्सोथर्मिक। इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक क्या था?
जिसमें से हीट बाहर निकल जाए। हीट कुछ हो जाए मतलब सॉरी इंडोथर्मिक है ना, इंडोथर्मिक जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो जाए, जो हीट ले ले। इसको कहने का मतलब है कि डेल्टा एच जो यहां पर होता था पॉजिटिव, हीट को ले रहा है, और यहां पर डेल्टा एच जो है निगेटिव एक्सोथर्मिक में। अब थोड़ा सा चीज हम बताते हैं, थोड़ा समझना, खाली थोड़ा सा समझो, ज्यादा समझने का चीज नहीं है इसमें। एक कंटेनर है, यहां भी एक कंटेनर है, दोनों में हम बता रहे हैं आपको। इस कंटेनर में सॉल्वेंट के रूप में कोई लिक्विड है, ध्यान देना, एक लिक्विड है, लिक्विड मतलब द्रव्य, और ऊपर से गैस के कण दे दिए, सॉल्यूट के रूप में कुछ है, गैस है। यहां भी वही चीज है, यहां भी लिक्विड है और ऊपर से कुछ है, गैस के कण है। कौन कण है? गैस के कण। सोचो थोड़ा सा कि भाई साहब इसको हीट चाहिए, इसको हीट क्या चाहिए? चाहिए। तो जब यहां पर इसमें कोई पहले से टेम्परेचर नहीं है, इसको हीट चाहिए, तो जब हम इसको हीट दे रहे हैं तो गैस के कण क्या होगा ना, इसमें आके सुलेबल हो जाएगा। सुलेबल मतलब घुल जाएगा, विलेय हो जाएगा। तो यहां पर कुछ है बताना कि जब तापमान को बढ़ा रहे हैं, तापमान को कुछ कर रहे हैं, ऊपर मुंह तीर दिए हैं, बढ़ा रहे हैं, तो विलेयता क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। विलेयता क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यह है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में हीट पहले ही से निकलता है, ठीक है। क्या किए ना कि यहां पर ये लिक्विड है, अब लिक्विड में जैसे ही गैस को डाले तो यहां से हीट बाहर निकलना शुरू हो गया, और नीचे से और हीट दे देंगे हमें, नीचे से और कुछ करेंगे। तो अब तुम ही बताओ कि कोई भी सबस्टांस को किसी चीज में डाले, वहां से वो हीट निकलना शुरू हो गया, तो हीट के सहारे गैस के अणु भी तो निकलना शुरू हो जाएगा, नहीं होगा? अब नीचे से और टेम्परेचर देंगे तो नीचे से जितना भी उसके कण है वो और कुछ कर देंगे, ऊपर ढकेल देंगे, उससे लेवल तो होगा नहीं। तो अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे एक्सोथर्मिक में, तो बताइएगा गैस के कण क्या पानी में जाके घुल जाएगा? घुल जाएगा। तो यहां पर क्या होते हैं ना कि यहां पर तापमान बढ़ाने पर विलेयता कुछ हो जाती है, घट जाती है। विलेयता कुछ हो रहा है, घट रहा। क्या कोई दिक्कत है? तो ये जो हम चर्चा कर रहे हैं ना, गैस की द्रव्य में विलेयता की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, दाबमान। इसका 3 फैक्टर है। ये है एक दाबमान, जिसको आप लोग कहते हैं प्रेशर, जिसको क्या कहते हैं? प्रेशर। अब देखो, जब हम बोल ही दिए कि गैस जो होते हैं कंप्रेसेबल होते हैं, तो प्रेशर पर तो डिपेंड करेगा? नहीं करेगा। प्रेशर पर डिपेंड करेगा। कैसे? अब तुम ही बताओ। एक बैलून ले लो, एक बैलून को में गैस भर दो और वो बैलून को चाटो, देखो सिकुड़ जाएगा, छोड़ दो फैल जाएगा, फिर चाटो सिकुड़ जाएगा, छोड़ दो फैल जाएगा। कंप्रेसेबल है, समझे ना? यहां पर वही चीज है। एक कंटेनर लिए, इस कंटेनर में क्या किए कि पहले से लिक्विड ले लिए, सॉल्वेंट के रूप में क्या ले लिए? लिक्विड ले लिए। लिक्विड मतलब समझ गए होंगे, द्रव्य। अब ऊपर से इसमें गैस के कण ले लिए। कुछ ले लिए? गैस, जो विलेय का कार्य कर रहा है, सॉल्यूट का। ये सॉल्वेंट का, ये कुछ का? सॉल्यूट का। पहले ही हेडिंग दे दिए, गैस की द्रव्य में विलेयता, गैस द्रव्य में जाके घुल रहे हैं, यही चीज। अब सोचो, गैस जो ले रहे हैं ना, हम अलग अलग तरह के ले रहे हैं। यहां पर O2 ले रहे हैं, यहां पर N2 ले रहे हैं, यहां H2 ले रहे हैं, यहां Cl2 ले रहे हैं, इस तरह से। अब तुम बताओ कि अगर जो कोई भी कंटेनर की बात करते हैं, एक कंटेनर में पहले लिक्विड ले लिए, ऊपर से गैस ले लिए, अब गैस क्या कर रहे हैं ना कि ऊपर से गैस देके चाट रहे हैं, उसको प्रेशर दे रहे हैं, तो क्या गैस के कण उस लिक्विड में जाके एंट्री करेगा कि नहीं करेगा? घुलेगा कि नहीं घुलेगा? घुलेगा कि नहीं घुलेगा? तो अब सोचो कि जब प्रेशर दे रहे हैं तब घुल रहा है,
प्रेशर दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, घुल रहा है। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक कंटेनर है, ऊपर से गैस के कण हैं, हम यहां पर प्रेशर देंगे तो यहां वाला गैस जाके घुलेगा? ऐसा कभी हो सकता है? देखो यहां पे अगर हम प्रेशर दे रहे हैं ना O2 पर, क्या N2 जाके इसमें घुलेगा? N2 पर देंगे क्या O2 जाके इसमें घुलेगा? H2 पर देंगे क्या ये दोनों जाके घुलेगा? Cl2 पर देंगे क्या ये तीनों जाके घुलेगा? नहीं, जिस पे देंगे वही जाके उसमें घुलेगा, और जितना प्रेशर देंगे उतना ही जाके वो घुलेगा। इसको कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ है कि उस दाब को आंशिक दाब कहा जाता है, पार्शियल प्रेशर। बारी बारी से दे रहे हैं, एक बार दे दिए तो फुल प्रेशर, कौन प्रेशर? अब अगर बारी बारी से प्रेशर दे रहे हैं तो उसको पार्शियल प्रेशर कहते हैं। कौन प्रेशर? अब सुनिएगा, पार्शियल का यह वर्ड को अभी से क्लियर करिए, अभी से जितना भी पढ़िएगा सब में पार्शियल प्रेशर आएगा। पार्शियल का अर्थ होता है क्या? जितना प्रेशर देंगे उतना ही जाके घुलेगा, जिस गैस पे प्रेशर देंगे वही गैस जाके घुलेगा। इस प्रकार के प्रेशर को पार्शियल प्रेशर कहा जाता है। कौन प्रेशर? आंशिक दाब। कौन दाब? क्या आपको दिक्कत? अब आ जाओ, सुनो तुम, हमने बोला क्या कि द्रव्य के ऊपर, सुन लेना, द्रव्य के ऊपर ना है गैस, है कि नहीं है? जैसे जैसे वैसे ही हम लिखेंगे बुआ। द्रव्य के ऊपर गैस पर, द्रव्य के ऊपर है कौन सी? गैस। द्रव्य के ऊपर गैस पर लगाया गया आंशिक दाब। कौन दाब? क्या हम खाली दाब बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। जब हम क्या कर रहे हैं, पर्सनली लगा रहे हैं किसी पे, तो हम दाब उसको नहीं बोलेंगे, आंशिक दाब बारी बारी से लगा रहे हैं। द्रव्य के ऊपर गैस पर लगाया गया आंशिक दाब उस गैस की द्रव्य में विलेयता के समानुपाती होता है। कुछ होता है, जितना दाब देंगे उतना ही जाके घुलेगा, नहीं घुलेगा? जिस पे दाब देंगे वही जाके घुलेगा। अब यहां पर लिख रहे हैं, द्रव्य के ऊपर गैस पर लगाया गया आंशिक दाब उस गैस की द्रव्य में विलेयता के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। एक चीज निकल के आया, यहीं से हेनरी साहब आया, विलियम हेनरी, और उन्होंने इस वर्ड को एक नियम में कन्वर्ट कर दिया। ये तो कोई एक साइंटिस्ट ऐसे ही बोल दिया था, वो प्रयोग हम सब भी कर सकते हैं, और हम सब करते करते ये सब निकाल सकते हैं, लेकिन एक साइंटिस्ट आके एक अच्छा वर्ड बोल दिए। अब उन्होंने बोला क्या कि जब गैस के कण उस जल में जाके घुला होगा तो क्या जल के अंदर मोल की संख्या नहीं बढ़ा होगा? बढ़ा होगा कि नहीं बढ़ा होगा? अरे वो गैस जो है जल में जाके घुला होगा, सोलिबिलिटी बढ़ा, विलेय हो गया जाके, इसका मतलब जल के अंदर मोलों की संख्या कुछ हो गया होगा, ज्यादा हो गया होगा। और जब मोलों की संख्या ज्यादा हो जाएगा तब मोल रिलेशन है किससे? मोल फ्रैक्शन से। इसका मतलब मोल फ्रैक्शन भी बढ़ा होगा, नहीं बढ़ा होगा? कुछ बढ़ा होगा, मोल फ्रैक्शन बढ़ा होगा। अब यहां पर पलट के बात कर दिए, सब चीज वही है, खाली पलट के थोड़ा सा बात किए हेनरी साहब बोले ना, देखिएगा यहां पे हेनरी साहब बोले कि गैस की द्रव्य में विलेयता जो होती है वो मोल अंश के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मोल अंश के कुछ होती है, देखो गैस की द्रव्य में विलेयता मोल अंश के समानुपाती होता है, समानुपाती होती है। अब यहां पर फिर ऊपर वाला बात आया, ये बोले क्या
कि गैस की द्रव्य में विलेयता, तो गैस की द्रव्य में विलेयता कैसे गया, द्रव्य की गैस में विलेयता कैसे हुआ, तो हम दाब दिए तब ना हुआ, प्रेशर दिए तब ना हुआ विलेयता, प्रेशर नहीं देते नहीं होता। फिर इसको सुधार के एक वर्ड आया, अब आया क्या, सुन लीजिएगा, द्रव्य के ऊपर, द्रव्य के ऊपर गैस पर लगाया गया दाब, लगाया गया दाब, सुनिएगा, मोल अंश के कुछ होता है, समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। किसके मोल अंश के, यहां पर जोड़ सकते हैं, विलेयता के मोल अंश के, विलेयता के मोल अंश के जोड़ सकते हैं। देखिए ऊपर से सब वर्ड तो निकल के आया, इसी को कहा जाता है, जानते हैं क्या, हेनरी नियम। कौन नियम कहा जाता है, हेनरी नियम, इसको याद रखना। क्या बोला गया कि ऊपर से सब वर्ड के सुधार के आया और अंत में आके हेनरी साहब दे दिए। कह दिया क्या कि किसी भी द्रव्य में, द्रव्य के ऊपर गैस पर लगाया गया आंशिक दाब उस विलेयता के मोल अंश के समानुपाती होता है। विलेयता के मोल अंश, विलेयता में ना मोलों की संख्या बढ़ाता है। इसको कहने का मतलब क्या है कि देखिएगा, विलेयता जो होती है, कौन सी होती है, विलेयता, समझे ना, किसकी विलेयता, तो गैस की द्रव्य में विलेयता, किसकी विलेयता, गैस की द्रव्य में विलेयता। अब इसका जो होता है ना, या इसको बोल दें विलेयता ना कह के हम डायरेक्ट बोल दें कि आंशिक दाब जो होता है, आंशिक दाब, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल अंश का, एक्स का नहीं, किसके एक्स का, गैस की द्रव्य में विलेयता के एक्स का नहीं। अरे गैस जाके घुल रहा था किसमें, द्रव्य में, गैस किसमें घुल रहा था, द्रव्य में, तो द्रव्य में घुल रहा था तो विलेयता का मोल अंश कुछ हो रहा था, बढ़ रहा था। कब बढ़ रहा था, जितना प्रेशर ऊपर से देंगे उतना विलेयता बढ़ेगा, उतना मोल अंश बढ़ेगा, समझे ना। तब यहां पर इसको बोला गया, जानते हैं क्या, P समानुपाती X, P समानुपाती। यहीं पर हेनरी साहब आए तो हेनरी कांस्टेंट लिया गया जिसको बोलते हैं KH इंटू एक्स, P बराबर KH इंटू एक्स। क्या आपको दिक्कत है दिक्कत तो बोलो, इसको और डिफाइन करेंगे, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जिनको पहले का क्लास छूटा है जाके देखिएगा, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है लिंक, उसको देख लीजिए और इसको जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट करिए। चलिए देखिए, P बराबर KH इंटू एक्स आया ना जी। अब यहां पर देखो तो वही चीज लिख रहे हैं, P बराबर KH इंटू एक्स, वही चीज को हम लिखें जहां, देखो जहां P बराबर ये कौन सी है, तो द्रव्य के ऊपर गैस पर लगाया गया आंशिक दाब है। कौन दाब है, आंशिक दाब है। हाँ कहेंगे KH बराबर क्या है, तो हेनरी स्थिरांक है, KH बराबर क्या है, हेनरी स्थिरांक है। कहेगा X बराबर क्या है, तो विलेयता का मोल अंश है, विलेयता का मोल अंश है, समझे। अच्छा एक चीज और, यहां पर अगर हम पूछ दें बुआ कि यूनिट ऑफ KH क्या हो सकता है सर, KH का इकाई क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देता है, तो यहां से निकाल सकते हैं। देखो तो P बराबर KH इंटू एक्स, तो आप बताइएगा KH बराबर क्या होगा सर, तो P अपॉन एक्स। बताना एक्स क्या है, तो एक्स मोल फ्रैक्शन है, अब मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है, मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है, तो बताना KH बराबर P के बराबर होगा। अब पार्शियल प्रेशर, प्रेशर मतलब दाब का यूनिट कुछ होता है, तो दाब का यूनिट होता है ATM, दाब का यूनिट होता है बार, दाब का यूनिट होता है mm ऑफ Hg, समझ में आ रहा ना। तो ये सब यूनिट है। अगर गलती से भी एग्जाम में आ जाए कि हेनरी स्थिरांक अर्थात KH का यूनिट निम्नलिखित में कौन है, अगर ये तीनों में कोई एगो रहा तो उसको टिक मार के आइए एकदम डायरेक्ट, तीनों में कोई एगो, या तो ATM रहेगा
या तो बार रहेगा या तो MM ऑफ Hg रहेगा, समझे ना। ये तीनों में कोई एगो रहा तो उसको टिक मार के आ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका ग्राफ देखते हैं। ग्राफ क्या है ना, देखो P बराबर KH इंटू एक्स, ये ग्राफ जो है ना y बराबर mx प्लस सी के बराबर है, ठीक है ना। तो mx प्लस सी छोड़ दीजिएगा, y बराबर mx का ग्राफ है। y बराबर mx का ग्राफ देखिए तो नीचे आ गया मोल अंश जिसको आप कहते हैं x, और यहां पर आ गया प्रेशर जिसको कहते हैं आप दाब, कौन सी कहते हैं, दाब। अब यहां पर देखो y बराबर mx का ग्राफ ऐसे जाएगा बुआ, यही हो जाएगा P बराबर KH इंटू एक्स का ग्राफ। लेकिन हमको स्लोप निकालना है, तो स्लोप निकालना है तो मोल फ्रैक्शन के पैरेलल में वो यहां पर जाएगा। अब यहां पर यही थीटा निकालना है, तो थीटा बराबर क्या होता है, ई थीटा, तो हम टेन थीटा लेके चलते हैं स्लोप में, और स्ट्रेट लाइन में पढ़े होंगे मैथ में। तो यहां पर बताना टेन थीटा बराबर कुछ होता है, टेन थीटा बराबर कुछ होगा माने KH बराबर कुछ होगा P बटा एक्स, यही स्लोप आ गया जिसको आप लोग KH बोलते थे, समझे ना। तो एक बात ध्यान देना, अगर आ जाए कि हेनरी के नियम क्या है तो एकदम फिगर से देखिएगा, यहां से शुरू करिएगा और यहां पर जाके एंड कर दीजिएगा, यही हेनरी का नियम है। इसमें आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा बहुत आसानी से। कुछ नहीं करना है, एक फिगर बनाइए, उसके बाद लिख दीजिए कि द्रव्य के ऊपर गैस पर लगाया गया दाब विलेयता में मोल अंश के समानुपाती होता है, ठीक है। सूत्र बनाइए उधर समानुपाती का, ये इतना डिटेल करिए, ग्राफ बनाइए, यूनिट निकालिए, आपको 2 नंबर ऐसे ही मिल जाएगा, बहुत आसान है। हमको तो लगता है कि सबको समझ में आ गया होगा। क्या आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया? चलिए तो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट मारिए इसको। यहां पर देखिए एक बार हम बोल रहे हैं ना, यदि N2 गैस को 20 डिग्री सेल्सियस पर पानी से गुजारते हैं तब 1 लीटर पानी में N2 के कितने मिलीलीटर STP पर घुले होंगे। आपको यह पता होना चाहिए कि 1 मोल बराबर 22,400 मिलीलीटर होता है STP पर। कहां पर होता है, STP पर। एक चीज मिल गया यहां पे, कह रहा है ना, दिया गया है N2 का आंशिक दाब 742.5 टॉर और नाइट्रोजन के लिए KH का मान दे दिया है, तो आप हेनरी के नियम लगाइए। हेनरी के नियम अभी जस्ट पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, P बराबर KH इंटू एक्स, ये ना पढ़े हैं। अब X जो पढ़े हैं वो मोल अंश है, किसका मोल अंश है, तो N2 का है। किसका दे दिया है, N2 का। और नाइट्रोजन का KH का मान भी है, प्रेशर भी दे दिया नाइट्रोजन का। तो क्या यहां पर x N2 नहीं निकाल देंगे, x N2 बराबर हो जाएगा P अपॉन KH, होगा कि नहीं होगा, बताइएगा। प्रेशर कितना दे दिया है, 742.5 टॉर अपॉन KH कितना दे दिया है, तो KH का मान दे दिया है 5.75 गुना 10 के पावर 7 टॉर। जितना भी निकल के आया, जितना भी निकल के आएगा वो कौन आएगा, मोल आएगा, वो कौन आएगा, मोल आएगा, नहीं आएगा। अब यहां पर आओ, थोड़ा सा समझो, हमको कहने का मतलब क्या है, इसको जैसे ही हल करेंगे, हल करिए तो कितना आता है, इसको हल करो तो हल करेंगे तो नीचे आ जाएगा कितना हुआ, नीचे आ जाएगा 1 शून्य और ऊपर जाएगा 2 शून्य, ये ना जी। इसको भागा दे दो 700, ये 7425 में 575 से भागा देंगे तो कितना आएगा, लगभग पहले देखो ना, लगभग आ जाएगा 16 पचे 80, 16 नहीं 15 पचे 75, 15 भी नहीं 14 पचे 70, लगभग 14 कुछ आएगा, 14 पॉइंट में आएगा ना। तो हम मानते हैं इतना ही कि 14 गुना 10 के पावर कितना होगा, तो बताना, नीचे 8 है और ऊपर 2 है तो कितना आ जाएगा, -6 आएगा कि नहीं आएगा, 10 के पावर कितना आएगा, -6। अब एक चीज तुम समझो, हम एक चीज और समझे हुए हैं कि आप पहले पढ़े हैं कि मोल फ्रैक्शन, अगर N2 का मोल फ्रैक्शन निकालना था तो हम क्या करते थे, N2 का मोल फ्रैक्शन निकालना रहता था तो क्या करते थे, N2 के मोलों की संख्या अब बटा N2 के मोलों की संख्या, नहीं N2 के मोलों की संख्या अब प्लस वाटर के मोलों की संख्या। क्या याद है, जिसको मोल निकालना रहता है, मोल अंश निकालना रहता है, उसको ऊपर रखते हैं और नीचे बिलियन को रख देते हैं। अब यहां पर मान रखिए, यहां पर एक चीज आपको पता है, देखो
xn2 का मान निकल गया, xn2 का मान निकल गया कि नहीं निकल गया? कोई दिक्कत है? आपको यही आपको निकालना है, ये निकालना है, इसका मतलब ये भी निकालना है। तो इसका तो आपको पता है, ये है क्या पता है? वाटर है। तो वाटर जब भी हम बात करते हैं तो 1 kg में ना तो 1000 ग्राम में। तो अगर हम NH2O निकालना चाहें तो 1000 ग्राम अब बटा H2O का आणविक द्रव्यमान कितना? 18। अगर कहीं भी आपको पूछ देना है तो डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कि H2O का मोलों की संख्या जो होता है ना वो 55.55 होता है। कितना होता है? 55 तब सोचो xn2 का मान निकाल देंगे, xn2 का मान यही ना डालेंगे, आ गया ना। nn2 का मान आपको निकालना है, nn2 का मान निकालना है तो बता रहा NH2O का मान डाल देंगे 55.5। तो क्या यहां से nn2 निकल जाएगा कि नहीं? माने नाइट्रोजन गैस के मोलों की संख्या निकलेगा ना, जितना मोल आएगा उसको रखना है मन में। अब लिखना है क्या कि नाइट्रोजन गैस के एसटीपी पर नाइट्रोजन गैस के 1 मोल में इतना मिलीलीटर होता है कि नहीं होता है? तो जितना मोल आया किसका? नाइट्रोजन गैस का, तो उतना गुना इतना कर देंगे, जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। आसान है कि नहीं है? तो इस तरह से हेनरी नियम चालू होता है। कोई दिक्कत है? इसको क्लियर करिएगा, इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लीजिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।